नमस्कार। दूरदर्शन के सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी बीना सिंह। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। स्वास्थ्य, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पंद्रहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम बार के युवा मतदाताओं को दिए एपिक कार्ड। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के कार्यों की सराहना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता है परेशान। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह ने आज भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा भाग किया जारी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों से आए हुए विशिष्ट अतिथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया आत्मीय संवाद। कहा, गांव और दिल्ली के बीच दिल की दूरी समाप्त करना है कार्यक्रम का उद्देश्य। और हमास ने बंधक बनाए गए 4 इजरायली महिला सैनिकों को किया रिहा। सभी बंधकों को रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति को सौंपा। बदले में इजराइल की ओर से हमास से जुड़े लगभग 200 बंदियों को किया जाएगा रिहा। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, भारत और इंडोनेशिया के बीच आज कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों की वार्ता के बाद विभिन्न सहमति पत्रों और समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इनमें स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल विकास से जुड़े समझौते शामिल हैं। साथ ही दोनों देशों के सीईओ फोरम से जुड़ी रिपोर्ट भी जारी की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साझा वक्तव्य में द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई गई। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे और इस बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भारत अपने अनुभव जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। हमने तय किया है कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्टेम एजुकेशन के क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही पीएम ने कहा कि दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का भी जिक्र किया। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म
और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। आज मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी में हुए समझौते से क्राइम प्रिवेंशन, सर्च एंड रेस्क्यू और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा सहयोग और मजबूत होगा। और इंडोनेशिया को भारत का महत्वपूर्ण मित्र बताते हुए पीएम ने हिंद प्रशांत जैसे मुद्दों को लेकर दोनों देशों की साझा राय की भी चर्चा की। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम दोनों प्रतिबद्ध हैं। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए। और पीएम ने भारत और इंडोनेशिया के हजारों वर्ष पुराने संबंधों की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के लिए भी दोनों देश काम कर रहे हैं। रामायण और महाभारत से प्रेरित गाथाएं और बाली यात्रा हमारे लोगों के बीच अनवरत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के जीते जागते प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बाद अब हम प्रम्बानन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भी योगदान करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 को भारत आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के साथ मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने पीएम मोदी को इंडोनेशिया यात्रा का न्योता दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत से मिल रहे सहयोग पर आभार जताया। Bakri, Chairman, Indonesia. We also thank you, Prime Minister, for your assistance. We study your programs, we send technical teams, and now we are implementing many of the programs which for us has been good examples in which we would like to basically to learn from your experience. और अब कुछ और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर आगामी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने वाले एनसीसी के कैडेटों, एनएसएस के स्वयंसेवकों, जनजातीय मेहमानों और झांकियों से जुड़े कलाकारों के साथ बातचीत की। इस बातचीत के बाद भारत की समृद्ध संस्कृति एवं विविधता को प्रदर्शित करने वाले जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पीएम ने स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, एक भारत श्रेष्ठ भारत सहित अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। अच्छा, ये 30 दिन में अब कुछ लोग होंगे जिनको परेड में हिस्सा करने का मौका मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा। ऐसा होगा ना? तो क्या लगता है? कुछ तो लगता होगा ना? सर, सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है। हाँ। लेकिन उस चीज के लिए कोशिश करना एक बहुत बड़ी बात है सर। यही सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा सिलेक्शन हो या न हो, लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया है। और पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता और विविधता के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर पीएम मोदी से सफलता हासिल करने के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो असफलता से सीखता है वही सफलता हासिल करता है।
जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और विफलता की शरण ले लेते हैं वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। लेकिन जो विफलता से सीखते हैं वे शिखर पर पहुंचते हैं। और इसलिए विफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। विफलता से सीखने का जज्बा होना चाहिए और जो विफलता से भी सीखता है वो शिखर पर पहुंच के ही रहता है। अगली खबर, देश भर में आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधियों और प्रमुखों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने प्रथम बार के युवा मतदाताओं को एपिक कार्ड दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति को इंडिया वोट्स 2024 अ सागा ऑफ डेमोक्रेसी शीर्षक वाली ECI कॉफी टेबल बुक की पहली प्रति भेंट की गई। आयोग द्वारा राष्ट्रपति को बैलेट में विश्वास, भारत के 2024 के चुनावों को आकार देने वाली मानवीय कहानियां भी भेंट की गई। यह पुस्तक मानवीय रुचि की कहानियों का एक संग्रह है जो इन चुनावों को अलग बनाती है। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए CEO जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र को पुरस्कार दिए गए। वहीं ECI मीडिया पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दूरदर्शन को दिया गया। राष्ट्रपति ने 60% से भी अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग को बधाई दी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने में पूरे देश में 10 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन और सुरक्षाकर्मियों, पोलिंग ऑफिसर्स तथा कर्मचारियों सहित लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस संख्या की विशालता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की कुल आबादी लगभग 44 करोड़ है। समावेशी लोकतंत्र की प्रभावशाली झलक चुनाव में देखने को मिलती है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में लगातार 66% से अधिक मतदान के लिए मैं निर्वाचन आयोग और मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन चुनाव में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे समाज और देश के समग्र विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं तथा सुदूर क्षेत्रों में बसे जनजातीय मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। और बुलेटिन में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। आगे की बड़ी खबरों में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी कर दिया। पहले 2 संकल्प पत्र की तरह तीसरे पार्ट में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी, 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, भव्य महाभारत कॉरिडोर को विकसित करना, यमुना रिवर फ्रंट का विकास करने की बातें कही गई हैं। वहीं 13,000 बसों को ई-बस में बदलने, श्रमिकों को 10 लाख रुपए का बीमा
के साथ ही 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी। 1700 कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना अधिकार के साथ बेचने, खरीदने और तोड़ने का भी हक देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सील पड़ी 13,000 दुकानों को खोलने, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक नेटवर्क और ग्रीक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात भी संकल्प पत्र में कही गई है। संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह केवल कोरे वादे नहीं हैं। उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में हम दिल्ली की सभी समस्याओं का अंत कर देंगे। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं, जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। अगली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए अतिथियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। आज पीएम मोदी की सोच का ही नतीजा है कि हम देश के अंतिम गांव को अब देश का पहला गांव कह रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के डिटेल में जाएंगे तो सड़कें भी बनेगी, दूर संचार की दूरी भी समाप्त हो जाएगी, सड़कें बनेगी तो भौतिक दूरी भी समाप्त हो जाएगी और कहीं रेल, कहीं रोड, कहीं नजदीक में एयर की कनेक्टिविटी भी होगी। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव और दिल्ली के बीच में दिल की जो दूरी है वो दिल की दूरी समाप्त करने का एक कार्यक्रम है, मन की दूरी समाप्त करने का। अगली खबर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का अहम मंच है। इस बैठक में ऊर्जा, फार्मा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा कारोबार सुगमता के लिए नियमों को आसान बनाने पर भी विचार हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन के लिए प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 3 सालों की मेहनत के बाद इस कानून को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। पीएम नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से ठीक 1 दिन पहले राज्य में ये नया कानून लागू हो जाएगा। सीएम के सचिव शैलेश बगोली द्वारा सभी विभागों को जारी किए गए पत्र में 27 जनवरी को यूसीसी का पोर्टल भी लॉन्च करने की जानकारी दी गई है। लॉन्चिंग कार्यक्रम सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे और देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे
कौन दे रहा है? भाजपा दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से महाकुंभ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने साधु संतों के साथ पूजा अर्चना की और श्री कल्याण सेवा आश्रम में श्रृंगेरी शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज से मुलाकात की। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन है। इस दिन 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने का अनुमान है। और इस बीच महाकुंभ में कई खास चीजें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं इन दिनों महाकुंभ में 11 किलो वजनी एक अनोखा शंख यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शंख विक्रेता अतुल पवार का कहना है कि इस शंख को विष्णु शंख कहा जाता है और पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता है। इस शंख की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। इसकी डिमांड 1 लाख 1.5 लाख तक जाएगी और बहुत चर्चा कर रही है। इससे शंख की बहुत ज्यादा रेट बोल रही है। हमारी खरीदी उतनी तो हम क्या कर सकते हैं। समुद्र से निकल जाते, मछुआरे लोग लाके देते हमको। इसको पूजा के लिए दुकान में लाके रखते थे, फिर लोग आते देख के लेके जाते। और गणतंत्र दिवस से पहले महाकुंभ में कुछ और भी झलक दिखाई दे रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक खास तरह की संविधान गैलरी का निर्माण किया गया है, जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। संविधान गैलरी में संविधान की खासियत से लेकर संविधान निर्माताओं के अहम भाषण दिखाए गए हैं, जिन्हें पढ़ और सुनकर यहां आने वाले लोग भारत के संविधान से जुड़ी अहम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज की एक और बड़ी खबर। भारतीय रेलवे ने आज श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू किया। ट्रेन अंजी खाद पुल से भी गुजरेगी, जो भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है। ट्रेन को विशेष रूप से कश्मीर घाटी की ठंडी जलवायु के अनुसार डिजाइन किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज को वंदे भारत ट्रेन पार करती हुई देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर। हमास ने बंधक बनाए गए 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया है। हमास की ओर से सभी बंधकों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंपा गया। दरअसल हमास ने यह फैसला युद्ध विराम समझौते के तहत किया है, जिनमें दोनों तरफ से बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने को लेकर आपसी सहमति बनी थी। रिहा की गई सभी बंधक 7 अक्टूबर 2023 से हमास के कब्जे में थीं। हालांकि इस रिहाई के बदले इजरायल की ओर से भी हमास से जुड़े लगभग 200 बंदियों को रिहा किया जाएगा। हाल ही में हमास ने 90 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 3 इजरायली नागरिकों को रिहा किया था। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।